हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में। जहां आप सीखते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कैसे उसके बारे में पूरा डीपली स्टडी किया जाता है, उसके बिजनेस को समझा जाता है, उसके फंडामेंटल्स को एनालाइज किया जाता है और फिर हम मन बनाते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और यदि करना चाहिए तो क्या राइट प्राइस होगा जहां पर हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है रामकृष्ण फोर्जिंग्स। पहले हम लोग इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि इसके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या है, कितना अर्निंग्स है, क्या मार्जिन्स है, और फिर हम लोग इसके बिजनेस में जाएंगे और बिजनेस को डिटेल में समझेंगे कि ये क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, क्या एप्लीकेशन है उसका। तो इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस और कंपनी के बिजनेस, उसके प्रोडक्ट्स और उसका एप्लीकेशन को समझेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग थोड़ा नॉलेज सेक्शन में आएंगे तो उसके प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेंगे कि इंडस्ट्री वाइज उसका क्या रिक्वायरमेंट है, और फिर अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट ने आगे क्या गाइडेंस दिया है, किस तरह का क्वार्टर वन का रिजल्ट कैसा आया है और आगे का क्या पॉसिबिलिटी है, जिसके बेसिस पे इस कंपनी का वैल्यूएशन हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग देखते हैं कि इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसा है। तो कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 3,260 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। करेंटली कंपनी 203 रुपए पे ट्रेड कर रही है। ऊपर 252 रुपया हाई गया था और नीचे 146 का लो बना था। 52 वीक हाई लो का मैं बात कर रहा हूँ। तो वहां से 252 से आज 203 रुपया में, तो ऑलमोस्ट एक ठीक ठाक का करेक्शन कंपनी में आ चुका है। करेंटली स्टॉक का जो पीई है 14.2 के पीई पे कंपनी ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू 68.3 है। तो प्राइस टू बुक देखेंगे तो प्राइस टू बुक इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यूएशन हम लोग को एक्सपेंसिव नजर आ रहा होगा। मार्केट कैप टू सेल्स का बात करेंगे तो 1.29, तो ये वैल्यूएशन ठीक है, मतलब 1.29 का मार्केट कैप इज ओके। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 15% है, नॉट वेरी हाई, एट द सेम टाइम बहुत खराब भी नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो ऑलमोस्ट 21% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, विच इज वेरी गुड। तो अगर कंपनी 21% का रिटर्न ऑन इक्विटी कमा के दे रही है इन्वेस्टर्स को तो ये अच्छा है, कोई खराब नहीं है। डेट इक्विटी देखें तो 1.5 का डेट इक्विटी है। नॉर्मली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 1 या 1 से थोड़ा कम हो तो ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डेट हाई है। वो समझेंगे कि डेट क्यों हाई है और इसका बिजनेस मॉडल से उस डेट का क्या लेना देना है। टोटल डेट 1604 करोड़ का डेट है कंपनी में। इंट्रिंसिक वैल्यू का मैं अगर बात करूं तो 230 रुपया का इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर शो किया हुआ है। तो ओवरऑल कंपनी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, बट एट द सेम टाइम माउथ वाटरिंग प्राइस में भी अवेलेबल नहीं है। अब हमें इस तरह की कंपनी में क्या करना पड़ता है, इस कंपनी के बिजनेस को अच्छा से समझना पड़ेगा, फ्यूचर को एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि इस तरह की कंपनी में फ्यूचर में क्या लाई करता है, कि इंडस्ट्री डायनामिक्स क्या है, उसके हिसाब से फ्यूचर में इनका कितना ग्रोथ हो सकता है, पोटेंशियल क्या है, अर्निंग पोटेंशियल फ्यूचर में क्या है, और उस हिसाब से फिर देखेंगे इज दिस वैल्यूएशन जस्टिफाइड और नॉट। तो ये सब जब हम लोग बिजनेस एनालिसिस करेंगे तो काफी डिटेल में इन सब चीजों को समझेंगे। फिलहाल इसका अगर चार्ट देखें तो चार्ट में यहाँ पर थोड़ा सा डाउन साइड आया था, फिर धीरे धीरे ये रिकवर किया। 50 डे डीएमए इसके लिए रेजिस्टेंस बना, और 50 डीएमए और 200 डीएमए को जैसे ही क्रॉस किया आप देख सकते हैं कि उसके बाद दोबारा से ये हाई बन रहा है। ठीक है, अब आता है कि यहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ पर हो सकता है कि दोबारा से एक हाई आए, डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री सिनेरियो, या हो सकता है कि अगर मार्केट में थोड़ा करेक्शन आए तो दोबारा से ये 180 रुपया या 183 रुपया जो इसका 50 डीएमए का जो सपोर्ट है वहां पर आके सपोर्ट ले सकती है। तो 183 रुपया, 184 रुपया 50 डीएमए का सपोर्ट है, और 200 डीएमए का सपोर्ट 175 है। तो अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो वो 175 रुपया तक एक बार नीचे पॉसिबल है कि आ सकता है। कंपनी से एक्सपेक्टेड है कि आने वाले क्वार्टर्स में नंबर अच्छे होंगे, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने अच्छा दिया है। प्रॉब्लम का है वैल्यूएशन जो है, प्राइस टू बुक 3 टाइम्स है, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी 8.9% का है लास्ट 3 साल में, पर अभी अगर पिछले 1 साल का देखेंगे तो 20-21% का है। तो अब ये समझना होगा लास्ट 3 साल का एवरेज इतना कम क्यों है। तो आप समझिए लास्ट 3 साल में क्या हुआ है। कोरोना का साल था, तो कोरोना में वहां पर क्या हुआ, प्रोडक्शन एक्टिविटी ठप रहा, बिजनेस बंद रहे, सारा लॉकडाउन में था। FY21 FY19 में वी वर फेसिंग द स्लो डाउन। तो 19 में स्लो डाउन था, 20 में कोरोना आ गया, 21 में थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ सिचुएशन। तो ये सब चीज की वजह से क्या हुआ, पिछले 3 साल का एवरेज कम हो गया।
अपने को देखना है पिछले एक साल में कंपनी ने कितना रिकवरी दिया, तो 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी बना के दिया, विच इज गुड। पीयर्स के साथ अगर कंपैरिजन करें तो रामकृष्ण फोर्जिंग को अगर भारत फोर्ज से कंपेयर करता हूं, वैसे तो बिजनेस में काफी अंतर है, बट वैल्यूएशन वाइज अगर कंपेयर करें तो ये 38 के पी पे, सोना बीएमडब्ल्यू 90 के पी पे, एआईए इंजीनियरिंग 36, महिंद्रा सीआई 16, ये 14 के पी पे, एंड जायसवाल नेको ये 5 के पी पे। तो ये तो बहुत छोटी कंपनी है। तो अगर टॉप 5 में भी कंपेयर करूं तो रामकृष्ण फोर्जिंग का जो वैल्यूएशन है वो सबसे सस्ता है। अर्निंग पर शेयर का बात करें तो ये 23 रुपए का अर्निंग कमा के दे रहा है, जबकि रामकृष्ण फोर्जिंग 14 रुपए का अर्निंग कमा के दे रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड आप देखिए तो ऑलमोस्ट पांचों में ठीक ठाक है। रामकृष्ण फोर्जिंग कम्स एट नंबर 3। सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी कौन कमा के दे रहा है? रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड सोना बीएमडब्ल्यू। और यही कारण है कि इसको वैल्यूएशन भी देखिए कितना हाई मिला, 90 का पी पे ट्रेड कर रहा है कंपनी। ठीक है, उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी कौन कमा के दे रहा है? वो कमा के दे रहा है एआईए इंजीनियरिंग 17% का, तो उसको पी भी मिल रहा है, 36 का पी मिल रहा है। थर्ड नंबर पे है जायसवाल, तो जायसवाल को एक बार इग्नोर करते हैं। थर्ड नंबर पे है रामकृष्ण फोर्जिंग, पर इसको पी सिर्फ 14 का मिल रहा है। तो 15 का अगर रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड कमा के देने वाली कंपनी को सिर्फ 14 का पी मिले, ये कितने दिन जस्टिफाइड रहेगा? आई एम नॉट श्योर। दूसरा आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी, क्योंकि हम लोग एज ए शेयर होल्डर हम लोग को रिटर्न ऑन इक्विटी से मतलब होता है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखो 20% का है और पिछले एक साल में, जबकि इसके टॉप पीयर सब इससे नीचे है, इट इज नंबर 1। तो 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी कमा के दे रहा है कंपनी जो अपने पीयर ग्रुप में सबसे बेटर नंबर्स है, और वहां पर उसको सबसे कमजोर पी अगर मिलता है तो ये बहुत ज्यादा दिन जस्टिफाइड नहीं रह सकता। ठीक है, ईवी बाई इबिटा देखें, ईवी बाई इबिटा इज ओनली 8.3 टाइम्स, जबकि इन लोगों को 19 का ईवी बाई इबिटा मिल रहा है, सोमा बीएमडब्ल्यू को 56 का मिल रहा है, एआई इंजीनियरिंग को 25 का मिल रहा है, इसको सिर्फ 8 का ईवी बाई इबिटा मिल रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनके साथ वैल्यूएशंस में काफी कंफर्ट है। लिव डेट इक्विटी रेशियो देखें तो इसका डेट थोड़ा सा हाई है कंपेयर टू इट्स पीयर, तो वहां पर डेट के वजह से भी हो सकता है कि थोड़ा सा इनको मार्जिन, ये जो वैल्यूएशन है उसमें थोड़ा सा डाउन वैल्यूएशन इनको मिलता है बिकॉज ऑफ डेट। ओवरऑल डेट का बात करें तो भारत फोर्स के पास 6,000 करोड़ का डेट है, इनके पास 1,600 करोड़ का डेट है, महिंद्रा सीआई के पास 1200 करोड़ का डेट है, सोना बीएमडब्ल्यू के पास सिर्फ 146 करोड़ का डेट है। एंड दिस इज अ गुड साइन, क्यों सोना बीएमडब्ल्यू को इतना ज्यादा हाई वैल्यूएशन दिया जा रहा है। अब आते हैं क्वार्टरली नंबर्स को समझते हैं। तो क्वार्टरली नंबर्स में देखते हैं तो यहाँ पर इनका जो सेल्स दिसंबर में 400 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़ हुआ करता था, अभी पिछले 3 क्वार्टर से ये 600 करोड़ के ऊपर जा रहा है। तो यानी 3 क्वार्टर से अगर सिमिलर परफॉर्मेंस रिपीट हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये कोई शॉर्ट टर्म चेंज नहीं है, या फिर ये अचानक से आया हुआ कोई चेंज नहीं है। इट इज नाउ बिकमिंग अ रेगुलर एक्टिविटी, यानी बिजनेस में इंप्रूवमेंट हो रहा है। मार्जिन का बात करें तो इनका 23% का एक सस्टेनेबल मार्जिन है। पहले ये 18-19% का, 21% का हुआ करता था। अभी अगर हम लोग पिछले 5 क्वार्टर से देखें तो 22-23-24% के आसपास का मार्जिन, तो हम लोग 22% का एक सस्टेनेबल मार्जिन सोच के चल सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। अर्निंग पर शेयर का अगर मैं बात करूं तो ये 1.5 रुपया, 1 रुपया 1.5 रुपया का अर्निंग हुआ करता था, और अभी सस्टेनेबल बेसिस पे ये लोग 2.5 रुपया, 5 रुपये, ये 5 रुपया तो देखिए यहाँ पर टैक्स इन्होंने नहीं पे किया है, माइनस में है, इसीलिए ये 5 रुपया दिख रहा है। हम लोग अगर इस टैक्स को 25% मान के चले तो यहाँ पर भी ये 2 रुपया 90 पैसा, 3 रुपया का ईपीएस आएगा। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं एक सस्टेनेबल ईपीएस जो ये लोग जनरेट कर रहा है, 2.5 रुपया से 3 रुपया के बीच में एक सस्टेनेबल क्वार्टरली ईपीएस जनरेट कर रहा है कंपनी। FY22 यानी पूरे साल का अगर परफॉर्मेंस देखते हैं तो पूरे साल में इनका रेवेन्यू जो आया है ऑलमोस्ट 2300 करोड़ आया है, जो कि हिस्टोरिकली हाई है। आप देख सकते हो ये कंपनी 700, 800, 1400, 1200 करोड़ का रेवेन्यू करने वाली कंपनी है, और अचानक से यहाँ पर इस साल में 2200, 2300 करोड़ का रेवेन्यू है। थोड़ा सा बोल सकते हैं लॉकडाउन वॉकडाउन था तो पेंटअप डिमांड आया था, बट पेंटअप डिमांड के वजह से इतना चेंज आएगा वो जरूरी नहीं है। पेंटअप डिमांड तो था ही, बट एट द सेम टाइम हम लोग देख सकते हैं कि पूरा ओवरऑल ऑटो सेक्टर जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है, ओवरऑल इंडस्ट्री अच्छा कर रही है। तो इनके प्रोडक्ट का जब हम एप्लीकेशन समझेंगे ना कि इनके प्रोडक्ट कहाँ कहाँ किस किस इंडस्ट्री में यूज होते हैं, तब एक्चुअली हम डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे कि ये नंबर्स क्यों इंप्रूव हो रहे हैं। क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेस आइसोलेशन में नहीं चल सकता। हर बिजनेस जो प्रोडक्ट बनाती है उसके खरीदार का समय कैसा चल रहा है उस पर डिपेंड करता है कि मेरा समय कैसा चलेगा।
हम आइसोलेशन में तो ऐसा नहीं है कि हम खुद ही प्रोडक्ट बनाएंगे और जोर जबरदस्ती किसी को बेच देंगे। मेरे जो कस्टमर्स है, अगर वो लोग प्रॉस्पर करेंगे ना, तभी मैं भी प्रॉस्पर करूंगा। तो मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ, जिस इंडस्ट्री के लिए बना रहा हूँ, वो इंडस्ट्री में कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि मेरा फ्यूचर या मेरे कंपनी का फ्यूचर क्या होगा। तो इसीलिए हम लोग को डॉट्स को कनेक्ट करना आना चाहिए कि ये क्या प्रोडक्ट बनाती है, इसके प्रोडक्ट का एप्लीकेशन किस इंडस्ट्री में होता है, और वो इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटी है। तब जाके हम लोग इस कंपनी के फ्यूचर को डिसाइड कर पाएंगे या प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो वो सारा चीज हम लोग बिजनेस एनालिसिस में समझेंगे। तो इनका टॉप लाइन 2200-2300 करोड़ का हो गया विद 23% इबिटा मार्जिन। तो पूरे साल में जो इनका अर्निंग्स आया है, ऑलमोस्ट 13 रुपीज का अर्निंग आया है, जो कि आप देख सकते हो हिस्टोरिकली सबसे हाई है। ये कंपनी आज से पहले 7 रुपया 8 रुपया से बेसी का पूरे साल में ईपीएस किया ही नहीं है इतने सालों में। अचानक से यहाँ 13 रुपया का ईपीएस आ गया, और अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का बात करें तो ये और भी बढ़ के 14 रुपया 30 पैसा हो गया। यानी देख सकते हैं कि कंपनी में किसी तरह का फंडामेंटल इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। सेल्स ग्रोथ का बात करें तो पिछले 12 महीने में 58% का सेल्स ग्रोथ आया है, जबकि 5 साल का कैगर देखें तो 21% का है। प्रॉफिट का बात करें तो पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 200% प्रॉफिट ग्रोथ आया है, 190%। 5 साल का कैगर देखें तो 79% के कैगर से प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, विच इज वेरी गुड नंबर। अगर आप 5 साल से आप कंटिन्यूअसली आपका प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, यानी बिजनेस जो है वो सही डायरेक्शन में चल रहा है। बैलेंस शीट का बात करें तो बस यही एक नंबर है जो थोड़ा सा खराब लगता है, बिकॉज डेट इज वेरी हाई। तो हम लोग जब बिजनेस को एनालाइज करेंगे तो समझना पड़ेगा कि ये डेट जो हाई है वो किस वजह से है। क्या कंपनी कोई एक्सपेंशन कर रही है जिसकी वजह से ये डेट लिया है कंपनी ने, ये देखना पड़ेगा, और उस एक्सपेंशन से आगे चल के क्या बेनिफिट होगा। इनका अगर असेट्स का बात करें तो इनके पास इन्वेंट्री जो है ऑलमोस्ट 680 करोड़ का इन्वेंट्री है। ट्रेड रिसीवेबल 880 करोड़ का। तो ये दो चीजें जो थोड़ा सा नंबर्स खराब हुआ है, क्योंकि इन्वेंट्री 430 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 680 करोड़ हो गया। तो वहां 150 करोड़ रुपया करीब करीब, सॉरी 250 करोड़ रुपया करीब करीब वहां इन्वेंट्री में फंस गया। फिर यहाँ 560 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 860 करोड़, 300 करोड़ रुपया रिसीवेबल्स में फंस गया। तो 250 करोड़ रुपया यहाँ इन्वेंट्री में फंस गया, 300 करोड़ रुपया रिसीवेबल्स में एक्स्ट्रा फंस गया। तो आपका 550 करोड़ रुपया यहाँ पर इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स में फंसा हुआ है। ठीक है, तो ये 550 करोड़ रुपया जो आपका फंस गया है, आपका जो बोरोइंग 400 करोड़ रुपया बढ़ गया ना, तो समझ में आ रहा है कि आपका जो डेट बढ़ा है वो किस वजह से बढ़ा है, क्योंकि आपका इन्वेंट्री में बहुत पैसा फंस गया, आपका ट्रेड रिसीवेबल में बहुत पैसा फंस गया। तो कहीं ना कहीं ये जो डेट बढ़ा है ये शॉर्ट टर्म डेट होना चाहिए, लॉन्ग टर्म डेट नहीं। तो आप देखिए लॉन्ग टर्म डेट कितना बढ़ा है, ये 200 करोड़ के आसपास बढ़ा है। शॉर्ट टर्म डेट यहाँ पर 200 करोड़ के आसपास बढ़ा है, और इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल में 550 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि आप बिजनेस को जो ग्रो कर रहे हो, तो अकॉर्डिंगली बिजनेस के साथ साथ आपको ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ रहा है, आपको कस्टमर्स को ज्यादा उधारी देना पड़ रहा है। उस वजह से आपका बिजनेस में टॉप लाइन ग्रोथ आ रहा है। तो ये थोड़ा ये नॉर्मली कंपनी के लिए इनिशियली एक स्ट्रैटेजी होता है कि ठीक है, थोड़ा उधार देके भी अगर बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है तो करो। बट एट द सेम टाइम ये थोड़ा रिस्की भी होता है कि भैया आप उधार दे के बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हो, तो हो सकता है कि अगर इसमें से कुछ पैसा डूब जाए, बैड डेट हो जाए, तो वहां कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है। तो ये दो धारी तलवार है। एक तरह से आप लिवरेज ले रहे हो बिजनेस को ग्रो करने के लिए, आप उधार बेच के बिजनेस को ग्रो कर रहे हो, तो वहां थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। तो हम लोग को उधार से प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग जब बिजनेस को समझेंगे तो ये समझना होगा कि उधार जिन क्लाइंट्स को दिया जा रहा है, उन क्लाइंट्स का प्रोफाइल कैसा है। खाली उधार आप देख लोगे और जज करोगे कि यार कंपनी उधार दे रही है, खराब है, नहीं, ऐसा नहीं करते। बिजनेस में कोई भी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। नंबर्स के बेसिस पे तो कभी जजमेंट पे नहीं आते। इसीलिए मैं बार बार अपने हर वीडियो में फोकस करता हूं कि नंबर्स आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस एनालाइज करना ज्यादा जरूरी है। लोग क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के पीछे पड़े रहते हैं, जबकि आपको ये समझना होगा कि भैया जो फंडामेंटल और टेक्निकल जो भी है, सब कुछ अल्टीमेटली बिजनेस की वजह से। हम बिजनेस को तो समझने का कोशिश ही नहीं करते, हम फंडामेंटल्स के पीछे पड़े रहते हैं। नंबर ये हो गया, रेशियो ये हो गया, फलाना हो गया। अरे जो हो गया वो तो पास्ट है, आगे क्या हो सकता है ये हमें कहाँ से पता चलेगा। ये हमें फंडामेंटल से या टेक्निकल से नहीं पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा जब हम बिजनेस को एनालाइज करना सीखेंगे। और लोग बिजनेस एनालाइज करने का कोई बात ही नहीं होता कहीं पर। आप किसी भी मीडिया में देख लो, सब चार्ट का बात करते हैं, सब रिटर्न ऑन इक्विटी, खाली नंबर्स का बात करते हैं। आप यूट्यूब में भी ज्यादातर वीडियो में देखता हूँ तो मैं देखता हूँ सब चार्ट का बात कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं इतना प्रॉफिट इतना परसेंट बढ़ गया, ये बढ़ गया।
पर जिस वजह से बढ़ा उस वजह का तो कोई बात ही नहीं करता है। ना मीडिया में कहीं बात होता है, यूट्यूब में भी बहुत कम ऐसे वीडियोस हैं जहां पर इसका बात होता है कि भाई नंबर क्यों इंप्रूव हो रहा है, क्या कारण है, उसके पीछे का बिजनेस क्या है। तो दिस इज वेरी लाइक डिमोटिवेटिंग कि जो मेन चीज का जिसका बात होना चाहिए उसका तो कोई बात ही नहीं करता, सब खाली चार्ट का और नंबर्स का बात करता है। तो हमें समझना होगा कि भैया नंबर्स वंबर्स तो ठीक है, पर नंबर्स के पीछे का जो बिजनेस है जब उसको समझना सीख जाएंगे ना हम लोग, तब हम लोग फ्यूचर के नंबर्स को प्रेडिक्ट करना सीख जाएंगे कि भैया बिजनेस में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उससे आगे नंबर्स क्या पॉसिबल है। तो ये समझना जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पर अगर देखते हैं कि 300 करोड़ का यहाँ डेट बढ़ गया है, ठीक है, ये देखने में खराब लग रहा है, समझना पड़ेगा कि भाई डेट जो उधारी दिया है इनके कस्टमर कैसे हैं। अगर हाई पेडिग्री कस्टमर्स है, मारुति जैसे कस्टमर है, तो डर क्या है भाई। मारुति, टाटा मोटर्स, इनके इनको अगर उधार दे के भी मेरा बिजनेस बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पता है कि भैया ये लोग मेरा पैसा नहीं मारेंगे, इनके पास से पेमेंट आएगा, थोड़ा देर सवेर आएगा, पेमेंट कहीं नहीं भाग के जाएगा। तो ये चीज हम लोग को समझना होगा बिजनेस में। कैश फ्लोज को देखें तो कैश फ्लो इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। ऑपरेटिंग कैश फ्लो सिर्फ 39 करोड़ का दिख रहा है, मुझे ये चीज खराब लगता है। बट ये नंबर्स क्यों कम है ऑलरेडी हम लोगों ने एनालाइज कर लिया है, क्योंकि इनकी रिसीवेबल्स में 300 करोड़ रुपया फंसा हुआ है, इन्वेंट्री में 250 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा फंसा है, तो 550 करोड़ रुपया जो इनका है ना, वो इन दो चीजों में अटक के रह गया। नहीं तो इन्होंने प्रॉफिट तो 502 करोड़ का कमाया है, पर वो प्रॉफिट अभी तक हाथ में नहीं आया। तो इसके पीछे कारण हो सकता है कि रशिया यूक्रेन का वॉर के वजह से लॉजिस्टिक्स इशू था, सामान को ये लोग टाइमली एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो कस्टमर के पास मार्च एंड तक सामान प्रॉपरली पहुंचा नहीं होगा। इनके इनके बुक्स में सेल्स का एंट्री हो गया, अकाउंटिंग लॉजिक समझिए, इन्होंने सामान एक्सपोर्ट किया, इनके बुक्स में एंट्री हो गया सेल्स का। अब जो पेमेंट आने वाला था विद इन मार्च, पर सामान अगर टाइमली नहीं पहुंचा कस्टमर के पास, तो वो पेमेंट हो सकता है अप्रैल में आएगा। तो पेमेंट अगर अप्रैल में आएगा तो मार्च के बुक्स में क्या हो गया, डेटर्स खड़ा हो गया। मार्च के बुक्स में क्या हो गया, इन्वेंट्री खड़ा हो गया, क्योंकि इनके पास मान लीजिए पहले से ऑर्डर था। तो इन्होंने इनको अगर लग रहा था कि भाई हो सकता है सप्लाई में दिक्कत आएगा वॉर के वजह से, तो ये लोगों ने पहले ही इन्वेंट्री अपने पास लेके रख लिया, ताकि वॉर की वजह से अगर सप्लाई में दिक्कत आएगा तो भैया पहले से ज्यादा इन्वेंट्री लेके रख लो, ताकि अपने प्रोडक्शन एक्टिविटी में दिक्कत ना आए। तो ये भी मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजी होता है कि अगर सिचुएशन आगे दिख रहा है कि भैया खराब है, आप सोचिए, आप एक दुकानदार है, एकदम कॉमन सेंस से सोचिए, आप एक दुकानदार है, आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो, तो उसका सप्लाई आपको लेना है। अगर आपको दिख रहा है आने वाला 1-2 महीना खराब है और हो सकता है कि सप्लाई ना आए, टाइमली ना आ पाए, या हड़ताल लग जाए या लॉकडाउन लग जाए, तो आप क्या करोगे, आज ज्यादा से ज्यादा इन्वेंट्री लेके अपने पास रखोगे कि भैया 1-2 हफ्ता अगर खराब भी हो गया 1-2 महीना, तो क्या मेरा प्रोडक्शन नहीं रुकेगा। तो कंपनी भी ऐसी ही सोचती है, कंपनी ने भी क्या किया होगा कि इनको दिखा होगा कि Q1 में सिचुएशन खराब होगा, रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से हो सकता है लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम आए आगे चल के, चाइना में लॉकडाउन चल रहा था तो उसके वजह से भी सप्लाई अटक जाए, ये सारा कुछ उनके दिमाग में चल रहा होगा। तो इन्होंने इन्वेंट्री पहले ही ले लिया, तो वहां इनका पैसा फंस गया। अब समझ में आ रहा है लॉजिक, बिजनेस कैसे चलता है। खाली नंबर्स को देख के बोल देना कि ये खराब है ये अच्छा है, उसके बेसिस पे कभी जजमेंट नहीं लेते। हमें बिजनेस को समझना होगा, मैनेजमेंट के थॉट प्रोसेस को समझना होगा, अपने आप को मैनेजमेंट के जगह रख के सोचना पड़ेगा कि अगर मैं वहां होता और मेरे सामने ऐसा सिचुएशन होता तो मैं क्या करता। तब जाके हम बिजनेस को प्रॉपरली एनालाइज कर पाएंगे। तो यहाँ पर इन्वेंट्री में 300 करोड़ और डेटर्स में 250 करोड़ रुपए इनका अटका है। फिर इनके पास जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 350 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिया है। क्या चीज में खर्च किया, आप देखो 300 करोड़ का इन्होंने फिक्स्ड एसेट में खर्च किया, तो नंबर क्या बता रहा है कि जरूर कुछ एक्सपेंशन हो रहा है जहां पर 300 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। 55 करोड़ रुपए का कोई इन्वेस्टमेंट इन्होंने खरीदा, इन्वेस्टमेंट का इनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो इनके पास कोई कैश पड़ा होगा तो इन्होंने पार्क कर दिया, जो आगे चल के फिक्स्ड एसेट में यूज होने वाला है। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनको लोन लेना पड़ा, वो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि दे हैव टेकन प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग। 600 करोड़ का इन्होंने लोन लिया, 260 करोड़ पेमेंट किया, तो नेट एंड नेट 400 करोड़ के आसपास का इनका बोरोइंग्स बढ़ गया। तो ये एकदम क्लियर हो गया अभी नंबर्स हम लोग को। अब रेशियो में आते हैं, कैश कन्वर्शन साइकिल देखे तो ये 208 दिन था, उसके पहले 120-25 दिन का होता था, अभी 160-180 दिन का है। तो बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, तो अब लॉजिस्टिक्स के वजह से भी क्या होता है, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो कैश कन्वर्शन साइकिल इनका थोड़ा सा डिले हो रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ गया, तो वर्किंग कैपिटल डेज जो 70 दिन 80 दिन का, 80-90 दिन 110 दिन का हुआ करता था, वो बढ़ के आज 170 दिन हो गया। तो वहां पर क्या है, आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट, उसी वजह से आपको बोरोइंग भी लेना पड़ता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15%, विच इज ओके।
शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो वहां पर आप देखोगे कि प्रमोटर रेगुलरली अपना होल्डिंग बढ़ाया जा रही है। मार्च 2020 में इनका 44.9% होल्डिंग था। धीरे धीरे इनका होल्डिंग बढ़ते 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 धीरे धीरे आज 46.24 हो गया। तो अगर प्रमोटर कंसिस्टेंटली बेसिस पे अपना होल्डिंग बढ़ा रही है तो प्रमोटर से अच्छा कौन जानता है बिजनेस कैसा चल रहा है और आगे कैसा चलेगा। तो आप आइडिया से समझ जाओ ना कि क्या हो रहा है बिजनेस में। फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग अगर देखें तो 17% था, वो धीरे 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 थोड़ा कम हुआ है, 13.5% हो गया। डोमेस्टिक इन्वेस्टर का भी होल्डिंग जो है वो 10% हुआ करता था, वहां से धीरे धीरे गिर के आज 4.93% हो गया। पब्लिक का होल्डिंग 30% से धीरे धीरे बढ़ के 35% हो गया। तो यानी क्या हो रहा है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड है, उन लोग का होल्डिंग धीरे धीरे कम हो रहा है और पब्लिक का होल्डिंग बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव साइन होता है जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स स्टॉक से बाहर निकल रहे होते हैं और पब्लिक का स्टॉक में होल्डिंग बढ़ रहा होता है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव होता है कि भाई बड़े इन्वेस्टर क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहे। तो अगर वो लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो हमें क्यों इंटरेस्ट लेना चाहिए। बट एट द सेम टाइम यहाँ देख रहे हैं कि प्रमोटर इंटरेस्ट बढ़ा रहा है। तो प्रमोटर अगर अपना होल्डिंग बढ़ा रहा है तो फिर अगेन इंटरेस्ट आता है कि भाई जब प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा रहा है तो फिर कुछ तो अच्छा हो रहा है, तभी प्रमोटर शेयर बाई कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक कश्मकश रहता है कि भाई हम किसका सुने, प्रमोटर के नंबर्स को देखें या फिर F2 और D2 मतलब FII और DIA के नंबर देखें। तो यहाँ पर अब क्या होता है, जब तक हमारा अपना खुद का कन्विक्शन नहीं आएगा, बिजनेस को पढ़ के बिजनेस को समझ के, हम कंफ्यूज रहेंगे कि क्या करें और क्या नहीं करें। इसीलिए बार बार मेरा फोकस होता है बिजनेस बिजनेस बिजनेस। क्योंकि शेयर सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, शेयर सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। जब आप शेयर खरीदते हो तो आप उस बिजनेस का हिस्सा खरीद रहे हो, और बिजनेस को जाने बिना अगर आप बिजनेस का हिस्सा खरीद रहे हो तो कितना बड़ा गलती हम लोग कर रहे हैं, ये समझने का चीज। तो दिस वाज अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। तो उम्मीद करता हूँ आपको फंडामेंटल एनालिसिस पूरा क्लियर हो गया कि नंबर्स कैसे हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, क्यों डेट बढ़ रहा है, पैसा कहाँ अटका हुआ है। अब हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं कंपनी के बिजनेस को। ठीक है, अब कंपनी के बिजनेस को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि कंपनी के बिजनेस में आगे चल के क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। कंपनी क्या काम करती है। रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड वाज फाउंडेड ऑन 12th ऑफ नवंबर 1981। तो 1981 यानी ऑलमोस्ट 40 साल हो चुका है इस कंपनी को। इट इज प्राइमरीली engaged in manufacturing and sale of forged components of automobiles। अब आता है forged components क्या होता है। तो आप यहाँ पर वैसे तो फोटो में आप देख सकते हैं, बट समझिए forged का मतलब क्या होता है। forged का मतलब एक तरफ से लोहारी का काम करना, सिंपल सा। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो जो ब्लैक स्मिथ का काम होता है, लोहारी का काम होता है, उसको forged का काम करना बोलता है। यानी यहाँ पर आप एक मेटल को पीट पीट के स्मेल्टिंग कर, स्मेल्टिंग तो नहीं बोलूंगा, पीट के फोर्जिंग करके। दो तरह से होता है, मेटल को शेप देने का दो तरीका होता है। या तो आप इसको पीट पीट के एक शेप देते हो, दैट इज कॉल्ड फोर्जिंग। या तो आप उसको पिघला के एक शेप देखते हो, जिसको बोलते हैं कास्टिंग। तो मेटल को या तो कास्ट किया जाता है या तो फोर्ज किया जाता है शेप देने के लिए। मेटल तो लोहा है, अब लोहा से आप डिस्क बनाओ, इस तरह का रिंग्स बनाओगे या लोहा से प्लेट्स बनाओगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसा शेप देना चाहते हो। तो शेप देने का दो तरीका होता है, फोर्जिंग और कास्टिंग। कास्टिंग में आप पिघला के कुछ काम करते हो, फोर्जिंग में आप पीट पीट के उसको शेप देते हो। तो ये लोग क्या काम करते हैं, फोर्जिंग का काम करते हैं। यानी ये लोग लोहा को या कोई भी मेटल को पीट पीट के उसको एक शेप देने का काम करते हैं। तो ये जो काम ये लोग करते हैं उसका यूज कहाँ पर आता है, उसका यूज आता है ऑटोमोबाइल्स में, रेलवे वैगन्स में, कोचेज में, इंजीनियरिंग पार्ट्स में। तो ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल होता है, रेलवे वैगन्स में, इंजीनियरिंग के पार्ट्स में, कोचेज बनाने में भी उसका इस्तेमाल होता है। सबसे पहले समझते हैं इनका कॉर्पोरेट जर्नी, जो मुझे सबसे फेवरेट सेक्शन लगता है जब भी मैं किसी कंपनी को स्टडी करता हूँ। कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखना बहुत जरूरी है। उससे समझ में आता है कि मैनेजमेंट ने आज से पहले किस तरह से डिसीजन लिया है। तो उससे मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस, उनके विजन के बारे में पता चलता है। तो ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1981 में, तब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। 2004 में जाके इनका आईपीओ आया। 2006 में इन्वेस्टमेंट आया यूटीआई वेंचर फंड की तरफ से, मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से इनको फंडिंग दिया गया। 2007 में दे कमेंस्ड रिंग रोलिंग प्रेस लाइन विथ मशीन फैसिलिटी। यानी रिंग रोलिंग का जो इनका कारोबार है, और प्रेस लाइन क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे। ये एक फैक्ट्री होता है जहां मेटल्स को प्रेस किया जाता है, ये भी हम लोग सब समझेंगे डिटेल में। तो वहां पर इन्होंने पूरा मशीन्स का एक फैसिलिटी लगाया 2007 में।
2013 में दे रिसीव्ड इक्विटी एंड डेट फंडिंग फ्रॉम आईएफसी, इक्विटी फंडिंग फ्रॉम व्यास्टा एंड ऑटोमेटेड प्रेस, यहां से भी इनको इक्विटी फंडिंग मिला। 2014 में दे कमीशन 2 प्रेस लाइंस। ये प्रेस लाइन एक क्या होता है, वो प्रेस लाइन एक तरह का फैक्ट्री होता है, इसको अभी डिटेल में मैं वीडियो के थ्रू भी समझाऊंगा क्या होता है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी उसका 3150 मेट्रिक टन और 4500 मेट्रिक टन है। दे कमेंस्ड सप्लाईज टू लीडिंग टायर 1 कस्टमर्स इन नॉर्थ अमेरिका, और ये जो प्रेस लाइन का फैसिलिटी बना उससे ये लोग अमेरिका में सप्लाई करना चालू किया। फिर 2015 में दे कमीशन 2 ऑफ इट्स प्रेस लाइन विद एनुअलाइज्ड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 6300 और 12500। तो जो 2 प्रेस लाइन का कैपेसिटी था वो एक मतलब 2 और प्रेस लाइन का कैपेसिटी इन्होंने लगाया, और इस बार कैपेसिटी और भी बड़ा प्लांट इन्होंने लगाया 2015। 2017 में इन्होंने अपना खुद का इन हाउस R&D टीम बनाया और उसको एक्रेडिशन मिला DSIR से, और इन्होंने 2000 मिलियन यानी 200 करोड़ रुपया रेज किया थ्रू QIP। 2020 में क्या हुआ, दे कमीशन ए हॉलो स्पिंडल लाइन एंड प्रेस लाइन विद एनुअलाइज्ड कैपेसिटी ऑफ 10,200 टन। तो एक और हॉलो स्पिंडल लाइन और प्रेस लाइन कैपेसिटी इन्होंने 10,200 टन का लगाया 2020 में। 2021 में दे कमीशन प्रेस लाइन विद एनुअलाइज्ड कैपेसिटी ऑफ 17,000 टन, तो और एक प्रेस लाइन लगाया 17। तो आप देख सकते हो कि प्रेस लाइन कितना एक के बाद एक के बाद एक प्रेस लाइन कैपेसिटी इनका आते जा रहा है। तो बिजनेस को ये लोग एक एक करके प्रेस लाइन में ज्यादा ये लोग का फोकस है। तो हम लोग को समझना होगा कि ये प्रेस लाइन फैसिलिटी क्या है और इसका क्या खासियत है कि मैनेजमेंट इसको इसके कैपेसिटी को बढ़ाई जा रही है। commissioned a warm forging line with annual installed capacity of 9,900 टन, और एक फोर्जिंग कैपेसिटी को भी इंस्टॉल किया जिसका 9,900 टन का कैपेसिटी। प्रोडक्ट कैटेगरी का बात करें तो इनके पास रोल्ड प्रोडक्ट है, इनके पास फोर्ज्ड प्रोडक्ट है और मशीन्ड प्रोडक्ट है। एक एक करके समझते हैं कि ये तीनों प्रोडक्ट क्या होते हैं। रोल्ड प्रोडक्ट्स, company has installed fully automated ring rolling line along with isothermal annealing and CNC controlled vertical machine center। तो इनके पास फुल्ली ऑटोमेटेड रिंग रोलिंग लाइंस है। रिंग रोलिंग लाइंस मतलब ऐसा फैसिलिटी जिससे इस तरह के रिंग्स बनाए जाते हैं, यानी लोहा के बीच में ऐसे हॉलो करके या कोई भी मेटल है उसके बीच में हॉलो करके ऐसा रिंग इंस्ट्रूमेंट जो बनाया जाता है वो फुल्ली ऑटोमेटेड है, यानी वहां पर मशीन्स के थ्रू ऑटोमेटिक रूप से ये काम होता है, वहां लेबर का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। दिस इज व्हाट दे वांट टू से। और ये जो रिंग रोल ये लोग बनाते हैं उसका 20 kg से लेके 75 kg के रेंज का ये रिंग रोल्स ये लोग बनाते हैं। फोर्ज प्रोडक्ट का बात करते हैं। व्हाट इज फोर्ज प्रोडक्ट, मैंने बताया। फोर्जिंग क्या होता है, फोर्जिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग शेपिंग ऑफ अ मेटल, जहां मेटल को शेप दिया जाता है कैसे, हैमरिंग करके या प्रेसिंग करके या रोलिंग करके। तो आप समझिए ये इनका, अब डॉट्स को कनेक्ट करना समझिए। कंपनी का नाम है रामकृष्ण फोर्जिंग, यानी ये लोग बेसिकली फोर्जिंग का काम करते हैं। अब फोर्जिंग का काम करने का तरीका क्या है, या तो मैं हैमरिंग कर सकता हूं या मैं प्रेसिंग कर सकता हूं या रोलिंग कर सकता हूं। हैमरिंग का मतलब है एक लोहार अपना हैमर ले लेके पीट पीट के काम करेगा, पर बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में दैट इज नॉट पॉसिबल कि एक आदमी पीट पीट के काम करे। वो हमारे घर के बगल में अगर कोई ब्लैक स्मिथ का दुकान है वो भले ही कर देगा, पर जिसे इंडस्ट्री चलाना है उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो हैमरिंग इज नॉट द प्रोसेस फॉर कंपनीज लाइक दिस। तो इनके पास क्या ऑप्शन बचता है फोर्जिंग करने के लिए, प्रेसिंग एंड रोलिंग। तो रोलिंग रिंग्स का इनके पास ऑलरेडी कैपेसिटी है, और प्रेसिंग का ये लोग हर साल प्रेसिंग यूनिट, अभी हम लोग जब कंपनी का इवोल्यूशन पढ़ रहे थे तो क्या देखे, बार बार इन लोग बोल रहे हैं कि मैंने प्रेसिंग यूनिट प्रेसिंग लाइन कमेंस किया, प्रेसिंग लाइन का कमीशन किया। तो प्रेसिंग लाइन का मतलब क्या है, प्रेसिंग लाइन का मतलब ये एक तरीका है जिससे मेटल्स को शेप दिया जाता है। तो इसलिए ये लोग अपना प्रेसिंग लाइन का कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, यानी अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाते जा रहे हैं। और उससे कैसे फोर्ज प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं ये आप शेप में देख सकते हो। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्ज प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल विद द कंपनी। फिर तीसरा है मशीन्ड प्रोडक्ट। मशीन्ड प्रोडक्ट का मतलब होता है एक तरह का फिनिश्ड गुड्स बनाना जो डायरेक्टली मशीन का पार्ट्स के तौर पे इस्तेमाल होता है, कि ये पार्ट मैंने बना के दे दिया ओईएम्स को जो गाड़ी बनाती है या रेलवेज बनाती है, और वो लोग ये पार्ट को खरीद के डायरेक्टली अपने मशीन में फिट कर दिए। दिस इज कॉल्ड मशीन्ड पार्ट्स। तो इनके पास इस 2 kg से लेके 200 kg तक का मशीन पार्ट्स है। तो ये मशीन पार्ट्स इनके पास बहुत बड़े रेंज का है। तो इसमें कौन किस किस टाइप का मशीन पार्ट्स है या फोटो में देख सकते हैं कि दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स विच दे मेक। अब आता है इन प्रोडक्ट्स का एप्लीकेशन कहां कहां पर होता है।
तो इनका एप्लीकेशन ऑटोमोटिव में होता है, इनका एप्लीकेशन अर्थ मूविंग और माइनिंग के जो व्हीकल्स है उसमें होता है, इनका फार्म इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल होता है, जनरल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है, रेलवेज में इस्तेमाल होता है, स्टील प्लांट्स में, ऑयल एक्सप्लोरेशन में। तो अब इनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ये अपने को समझ में आ गया। अब हम लोग को डॉट्स को कनेक्ट करना आना चाहिए कि डॉट्स को कनेक्ट कैसे करते हैं। अब आपको समझना होगा कि ये, आप समझिए कि रामकृष्ण फोर्जिंग आपकी कंपनी है, आप इस तरह के फोर्ज्ड इक्विपमेंट्स बनाते हैं, मशीन प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आपके कस्टमर्स कौन है? जो गाड़ियां बनाते हैं, ट्रक्स बनाते हैं, जो अर्थ मूविंग माइनिंग फार्मिंग इक्विपमेंट्स बनाते हैं, ये लोग आपके कस्टमर्स हैं। अब आपके कस्टमर का जो बिजनेस चल रहा है या आने वाले समय में चलने का पॉसिबिलिटी है, वो कितना अच्छा या खराब है, आप उससे एनालाइज करिए कि आपके बिजनेस पे उसका क्या असर पड़ेगा। ऑटोज, ऑटोज हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है ऑटो का मैन्युफैक्चरिंग में वन ऑफ द लीडिंग हब बनने वाला है, अभी भी है, और आगे चल के और भी ज्यादा ऑटो कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे इंडिया शिफ्ट हो रहा है। चाइना से भी बहुत सारी कंपनीज इंडिया शिफ्ट होंगी आने वाले साल 2 साल में। जर्मनी में, यूरोप में ऑलरेडी रशिया ने उनका गैस सप्लाई बंद कर दिया है, तो वहां पर प्रोडक्शन का दिक्कत आएगा। तो वहां के जो प्रोडक्शन है वो भी धीरे धीरे इंडिया जैसी कंट्री में शिफ्ट होंगे। तो ऑटोज का जब प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ेगा तो इनके फोर्स्ड इक्विपमेंट्स और जो इनका जो प्रोडक्ट्स है, मशीन प्रोडक्ट्स, इनका डिमांड आगे चल के बढ़ेगा। अर्थ मूविंग यानी माइनिंग एक्टिविटी, माइनिंग एक्टिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ स्टील, प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो जितना स्टील का डिमांड बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, तो भैया आप अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट होगा यानी स्टील का रिक्वायरमेंट होगा, स्टील का रिक्वायरमेंट होगा तो माइनिंग ज्यादा होंगे, और माइनिंग ज्यादा होंगे तो आपका प्रोडक्ट भी बिकेगा। देखिए कितना लंबा चेन है, इसको बोलते हैं डॉट्स को कनेक्ट करना। ये डॉट्स को जब आप करना सीख जाएंगे ना, दैट इज द टाइम कि आपको समझ में आने लगेगा कि इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, कैसे किसी कंपनी के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। फार्म इक्विपमेंट्स जितना ज्यादा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फार्मर्स का जो इनकम है वो बढ़े, क्योंकि फार्मर तो गाय बैल के थ्रू फार्मिंग करता है हमारे इंडिया में। उनका जब अर्निंग बढ़ने लगता है तब वो लोग ट्रैक्टर्स खरीदते हैं और फार्मिंग इक्विपमेंट्स खरीदते हैं। तो फार्मर का इनकम अगर दिन पे दिन बढ़ेगा ना, तब वहां पर फार्मिंग इक्विपमेंट्स का डिमांड बढ़ेगा। तो हमें समझना है कि इंडिया में क्या फार्मिंग एक्टिविटी बढ़ रहा है, क्या फार्मर का इनकम बढ़ रहा है, ये आपको डेली बेसिस पे ट्रैक करते रहना पड़ेगा। जनरल इंजीनियरिंग, जो छोटे मोटे इंजीनियरिंग कम में ये रिंग्स और ये सब का इस्तेमाल होता है मशीन पार्ट्स में, रेलवेज में इस्तेमाल होता है। तो रेलवेज का ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि रेलवेज में कितना ज्यादा डिमांड आगे आने वाला है। वंदे भारत ये जो वंदे भारत का गवर्नमेंट का स्कीम है, उतने कितने सारे नए बोगीज, कितने सारे नए वैगन्स का डिमांड आएगा। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो टीटागढ़ वैगन के ऊपर हम लोगों ने एक डिटेल्ड डीप डाइव एनालिसिस करके एक वीडियो बनाया है। आप टीटागढ़ वैगन के बिजनेस को समझिए। भले ही हो सकता है आपको टीटागढ़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, टीटागढ़ वैगन की कंपनी में, बट अगर इस कंपनी में भी आपको इंटरेस्ट है ना, तो इसके फ्यूचर को समझने के लिए आपको टीटागढ़ का बिजनेस को समझना होगा। क्योंकि टीटागढ़ जो है वो वैगन्स बनाती है रेलवेज के, और रेलवेज में इनके प्रोडक्ट का डिमांड होता है। तो अगर टीटागढ़ अच्छा करेगी तो टीटागढ़ या टीटागढ़ जैसी कंपनी, रेलवेज का डिमांड बढ़ेगा तो इनका भी डिमांड बढ़ेगा। तो इसलिए अगर आपको इस कंपनी को अच्छा से समझना है तो आप टीटागढ़ वैगन का वीडियो देखिए, उसमें आपको रेलवे का ग्रोथ समझ में आएगा कि रेलवे में आगे चल के कितना पॉसिबिलिटी है, कितना ग्रोथ। स्टील के बारे में आपको समझना है तो अब स्टील का हम लोग का, मैंने गोदावरी पावर के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि स्टील इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। ऑयल एक्सप्लोरेशन, हम लोग जान रहे हैं क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा हुआ है, ऑयल का डिमांड अभी भी उतना ज्यादा कम नहीं हुआ है, तो वहां पर भी इसका डिमांड बना रहेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन, कि इनके प्रोडक्ट्स क्या है, इनके प्रोडक्ट्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं, उनका एप्लीकेशन क्या है। तो पार्ट 1 में हम लोग इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा फंडामेंटल समझ में आ गया कंपनी का आगे क्या प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट्स के यूसेज और एप्लीकेशन क्या है। नेक्स्ट सेशन जो पार्ट 2 में हम लोग आएंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इनके क्लाइंट्स कैसे हैं, Q1 में इनका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, एंड देन अकॉर्डिंग टू मी इनका वैल्यूएशन क्या होना चाहिए। तो ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पार्ट 2 वाले वीडियो में, तो वो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और पार्ट 1 अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आए तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको पार्ट 2 का जो नोटिफिकेशन है ना इमीडिएटली मिल जाए। पर हाँ, इमीडिएटली नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल बटन दबाना पड़ेगा, उसमें ऑल का जो सेक्शन होता है उसे भी
प्रेस करना पड़ेगा, तब आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाएगा पार्ट 2 का, और आने वाले हमारे जो भी वीडियोस हैं उसका भी। तो हम लोग आगे चल के और भी बहुत सारी कंपनी पे इसी तरह से डीप डाइव एनालिसिस करेंगे, बिजनेस को समझेंगे। तो आप हमारा अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको कुछ सीखने मिल रहा है, तो आप हमारे चैनल, हमारे जो वीडियोस है उसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी आप कुछ सीखने में मदद करें। क्योंकि हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स लोग बहुत मेहनत करके रुपया जोड़ जोड़ के स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, और फिर क्या होता है, अगर हम आधा अधूरा इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मिसगाइड होकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारा बहुत मेहनत का पैसा डूब जाता है। वीडियोस थोड़े लंबे होते हैं, बट आई थिंक आपको वो टाइम देना चाहिए अपने नॉलेज के लिए, अपने एजुकेशन के लिए, ताकि आप अपने आप को एम्पावर कर सके, और किसी मीडिया के न्यूज के बेसिस पे, किसी बेसलेस टिप के बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें। आप अपने नॉलेज के बेसिस पे, अपने कन्विक्शन के साथ इन्वेस्टमेंट करें, किसी से बोरोड कन्विक्शन नहीं ले। आप मेरे से भी कन्विक्शन मत लीजिए, आप मेरे वीडियो को स्टडी करिए, फिर अपना एक रिसर्च करिए, अपने आइडिया लगाइए, अपना कन्विक्शन बना के फिर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिए। तब क्या होगा, आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा के निकल पाएंगे, वरना इट्स वेरी डिफिकल्ट। यहाँ हर कदम पे ट्रैप्स है। रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर स्टॉक मार्केट में आता ही है सिर्फ पैसा खोने के लिए, क्योंकि उनके लिए मीडिया, जितने भी पेड मीडिया है, बहुत जगह ट्रैप है। यूट्यूब में भी भर भर के रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ट्रैप है। तो आपको बहुत सोच समझ के अपने कन्विक्शन से डिसीजन लेना होगा, और वो कन्विक्शन तब आएगा जब आपका नॉलेज अच्छा होगा। आपको अपने नॉलेज पे काम करना होगा, अपने आप को एम्पावर करना पड़ेगा, अपने दोस्तों को, अपने सर्कल को एम्पावर करना पड़ेगा, ताकि आप लोग मिलके कलेक्टिवली एक अच्छा डिसीजन ले सके और स्टॉक मार्केट में अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सके। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ, तो पार्ट 2 देखना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।